नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित विधान भवन में ध्वजारोहण किया। समारोह में पहली बार राष्ट्रीय गीत का गायन हुआ और विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मुख्यमंत्री ने शहीदों और पदक विजेताओं के परिजनों को सम्मानित किया और उन्हें देश को बांटने वाली ताकतों से सतर्क रहने का संदेश दिया। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज शनिवार को पूरा उत्तर प्रदेश देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में ध्वजारोहण किया। समारोह में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ और इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। मुख्यमंत्री ने शहीदों और राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित जवानों के परिजनों को सम्मानित किया और समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अराजकता और अशिक्षा से मुक्त करने के लिए देश को कमजोर करने वाली ताकतों से सतर्क रहने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि देश में गरीब, युवा, महिला और किसान 4 प्रमुख वर्ग हैं और इनके लिए काम करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन के मॉडल का प्रभाव है कि प्रदेश को पिछले 9 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट मिला है और 4 करोड़ से ज्यादा रोजगार का सृजन हुआ है। का एहसास हर भारतवासी जिस उन्मुक्त वातावरण में आज कर रहा है, यह भारत माता की उन महान सपूतों, बलिदानियों के त्याग, उनकी तपस्या और उनके बलिदान का परिणाम है। ये सच है कि अंतर विरोधों और षड्यंत्रों के कारण देश गुलाम हुआ, लेकिन हमारे देश ने मनोमस्तिष्क से कभी भी इस गुलामी को स्वीकार नहीं किया। देश के अलग अलग क्षेत्रों में इस गुलामी के खिलाफ अलग अलग समय में संघर्ष और आंदोलन हुए। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर सामूहिक रूप से देश की स्वाधीनता के लिए किए गए प्रयास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। जब बैरकपुर में शहीद मंगल पांडे के नेतृत्व में झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में, हर गांव, हर जनपद, हर प्रांत में इस स्वाधीनता की यह लौ जलती हुई दिखाई दे रही थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2027 विधानसभा चुनाव से पहले 50-50 हजार रुपए महिलाओं को देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसकी पहली किश्त 20,000 रुपए की होगी। चुनाव से पहले अगर योगी सरकार यह फैसला लेती है तो यह सरकार का बड़ा कदम होगा। दरअसल योगी सरकार इस योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का खाका तैयार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पात्र महिलाओं को 3 फेज में 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। चुनाव से पहले 20,000 रुपए और नई सरकार बनने पर 10-10 हजार रुपए की किश्त दी जाएगी। बता दें कि ऐसा ही मॉडल बिहार में अपनाया गया था, जहां तत्कालीन नीतीश सरकार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे थे और ठीक यूपी में भी यही मॉडल अपनाया जा रहा है, क्योंकि कुछ महीने बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरह के फैसले ने अन्य राज्यों में भी चुनावी नतीजों को बदल दिया था। योगी सरकार यह रोजाना ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में महिलाओं के लिए एक साथ लॉन्च करेगी। रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं का महाकुंभ माना जाने वाला सावन झूला मेला शनिवार से शुरू हो गया है। 15 से 28 अगस्त तक चलने वाले इस मेले का पहला दिन मणि पर्वत पर मनाया जा रहा है। मणि पर्वत पर भगवान राम सीता का झूला विहार होगा और अयोध्या धाम के विभिन्न मंदिरों में 11 झांकियां विभिन्न रास्तों से होते हुए मणि पर्वत पहुंचेंगी। सावन मेले में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। धर्मनगरी में तो वैसे 5,000 से अधिक छोटे बड़े मंदिर हैं, लेकिन प्रमुख रूप से श्री राम जन्मभूमि, कनक भवन, राजा दशरथ जी के महल और शर्फी भवन, राम वल्लभा कुंज, दिव्या कला कुंज,
विभूति भवन, रंग महल और जानकी महल, राजा सदन, रूप कलाकुंज और मणिदास जी की छावनी जैसे प्रमुख मंदिरों में इस उत्सव की आभा देखने को बनेगी। मणि पर्वत मेले को एक और जोन और 5 सेक्टर में विभाजित किया गया है। पूरा मेला क्षेत्र को 6 जोन में और 29 सेक्टर में बांटा गया है। उच्चतम न्यायालय ने विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरुद्ध दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत और अधीनस्थ अदालत द्वारा जारी सम्मन रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने कहा कि मामले में आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई थी और पीठ ने कहा कि अगर अपर सॉलिसिटर जनरल और शिकायतकर्ता के वकील ने उत्तर प्रदेश की ओर से दाखिल हलफनामे के संदर्भ में कहा है कि इसमें मंजूरी का कोई भी उल्लेख नहीं है, इसमें देखते हुए शिकायत और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश रद्द किए जाते हैं। मानहानि का ये मामला 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आयोजित एक रैली में सावरकर को लेकर गांधी की टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मामले में उनके खिलाफ जारी कार्रवाई को चुनौती देते हुए उन्हें सम्मन जारी करने के अधीनस्थ अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। अधिवक्ता नितिन पांडे ने शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि गांधी ने रैली के दौरान सावरकर का जानबूझकर अपमान किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गांधी की टिप्पणियां सावरकर को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। हापुड़ से पकड़े संदिग्धों का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से कनेक्शन की आशंका है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद से जुड़े वेस्ट यूपी के 25 से अधिक युवाओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। कानपुर में भी संदिग्ध पकड़े गए हैं और स्वतंत्रता दिवस पर अलर्ट के दौरान एटीएस मेरठ ने हापुड़ से जिन 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है उनका पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से ताल्लुक होने की आशंका है। दोनों संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। कर्नाटक के कलबुर्गी और कानपुर देहात से भी संदिग्ध पकड़े गए हैं। कर्नाटक से पकड़े 2 संदिग्धों का भी पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से संपर्क बताया गया है। इससे पहले भी पाकिस्तानी गैंगस्टर से संपर्क रखने वाले वेस्ट यूपी के 25 युवाओं को एटीएस और पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। हापुड़ के शेरपुर गांव से मिली सरगना निवासी कादर अब्दुल के नाम से रजिस्टर्ड बाइक की छानबीन भी की जा रही है। यूपी के आगरा जिले से हैवानियत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने 11 महीने की मासूम बेटी को पत्नी की गोद से छीनकर यमुना में फेंक दिया। आरोपी ने चीखने पर पत्नी को भी धक्का दे दिया। हालांकि उसने रेलिंग पकड़ ली जिससे लोगों ने उसे बचा लिया। आरोपी खरीदारी कराने के बहाने बाइक से लेकर पुल पर आया था और लड़की के पिता के मुताबिक उसकी लड़की को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। लड़की होने के बाद यह सिलसिला और बढ़ गया। आरोप है कि गाँव से निकलते ही यमुना के पुल पर रिंकू ने बाइक रोक दी और पहले बेटी और पत्नी के साथ मोबाइल से फोटो खींचने लगा और बाद में फोटो खींचने के बहाने लक्ष्मी की गोद से बेटी को अपनी गोद में ले लिया और उसके बाद यमुना में फेंक दिया। यह देखकर लक्ष्मी की चीख निकल गई, वह बिलखने लगी और इस पर रिंकू ने लक्ष्मी को पकड़ लिया और उसे भी यमुना में फेंकने लगा, मगर लक्ष्मी ने पुल की दीवार पकड़ ली और शोर मचाने लगी। यह देखकर आसपास से निकल रहे लोग रुक गए। उन्होंने रिंकू को पकड़ लिया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी रिंकू पत्नी पर शक करता था और किसी और से संबंध की बात करता है और इस कारण ही उसने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सहारनपुर के कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र की हकीकत नगर कॉलोनी में सिपाही टिंकू की पत्नी सरिता 32 वर्षीय के घर के अंदर सरकारी राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी गई। डीआईजी अभिषेक, एसएसपी अभिनंदन सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस के अनुसार दंपति के बीच शराब को लेकर झगड़ा हुआ था जिसके बाद यह घटनाक्रम हुआ। सहारनपुर की हकीकत नगर में हुई घटना के समय घर में दोनों बेटियां ज्योत्सना और श्रद्धा मौजूद थी और गोली की आवाज सुनकर दोनों कमरों की तरफ दौड़ी और जहां उन्होंने देखा कि उनकी मां जमीन पर खून से लथपथ पड़ी मिली थी और वहीं पड़ोसियों को भी पटाखा चलाने जैसी आवाज सुनाई दी। मकान मालिक भी घर की छत पर थे। घटना से पहले उन्होंने गाली गलौज की आवाज भी सुनी थी। उसे लगा कि शायद टिंकू बच्चों को डांट रहा है। मनीषा के मुताबिक पति पत्नी के बीच कभी कभार कहासुनी होती थी लेकिन उनके सामने कभी कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। पड़ोसियों को भी पटाखे जैसी आवाज सुनाई दी। पुलिस घटना को हत्या और आत्महत्या दोनों के पहलुओं से जोड़कर जांच कर रही है और इसके साथ ही पारिवारिक विवाद समेत अन्य संभावनाओं को भी जांच में शामिल किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्य, राइफल की जांच और परिजनों के बयानों के आधार पर घटना की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। पुलिस ने सिपाही पति को हिरासत में ले लिया है जिससे पूछताछ की जा रही है। थाना सदर बाजार सहारनपुर में एक सूचना प्राप्त हुई कि हमारे यहाँ के 2016 बैच के कांस्टेबल टिंकू की पत्नी सरिता की डेड बॉडी यहाँ पर है। प्रथम दृष्टया जो मौत हुई है सरिता की वो गनशॉट इंजरी की वजह से हुई है जो टिंकू के सरकारी राइफल इंसास राइफल से चली है। टिंकू को हिरासत में ले लिया गया है। गंभीरता से पूछताछ की जा रही है। पूरे क्राइम सीन को सील ऑफ कर दिया गया है और एफएसएल इसमें सारे एविडेंस इकट्ठा कर रही है। इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और लीगल कार्रवाई की जा रही है। सर क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया क्या घरेलू विवाद है कुछ? देखिए, जो सरिता के फैमिली है उनका ये कहना था कि इनके बीच में पहले से कुछ फैमिली डिस्प्यूट था, तो उन सब चीज़ों को अभी एकदम
मामला भी तुरंत का ही है। उन सब चीज़ों को देखते हुए इसमें इन्वेस्टिगेशन की। सर जो सिपाही है वो कौन से थाने में तैनात है? ये सिपाही पुलिस लाइन से अटैच थे, इसमें जो एंटी माइनिंग टास्क फोर्स है उसमें अटैच थे। बिजनौर के नजीबाबाद में पुलिस और गोकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फरमान के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसका साथी अफजल मौके से भाग निकला। गिरफ्तार आरोपी के पास एक पिस्तौल, कारतूस, खोखे और पशु वध के उपकरण बरामद किए गए हैं। घायल आरोपी का इलाज चल रहा है और फरार बदमाश की तलाश जारी है। थाना नजीबाबाद पर दिनांक 15/8/2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम समीपुर के जंगल में कुछ संदिग्ध व्यक्ति गोकशी की घटना कारित करने के फिराक में है। इसकी सूचना पर थाने की पुलिस टीम द्वारा ग्राम समीपुर के जंगल के रास्ते पर चेकिंग की जा रही थी, जिसके दौरान पुलिस टीम को सामने से बाइक पर सवार 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। उक्त बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिससे एक बाइक सवार के बाएं पैर में गोली लग गई, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा अन्य अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ पर उसने अपना नाम फरमान पुत्र अकबर निवासी कस्बा जलालाबाद अंतर्गत थाना नजीबाबाद तथा अन्य फरार अभियुक्त का नाम अफजल पुत्र अयूब निवासी ग्राम कलहेड़ी अंतर्गत थाना नजीबाबाद बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर व एक खोखा 315 बोर तथा पशुवध से संबंधित उपकरण बरामद किए गए हैं। उक्त पुलिस मुठभेड़ के संबंध में थाना नजीबाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घायल अभियुक्त का उपचार कराया जा रहा है तथा फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित करके प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य सभी विधिक कार्यवाही प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।